सभी लोग फटाफट आज के सेशन में जुड़ जाएंगे। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का टेस्ट नंबर 4 संदीप कुमार का आपका आ गया है 8000। चलिए यहां देखते हैं। कह रहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला, क्या बोला भाई, ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जाएंगे। जैसे बात समझिएगा, एक बड़ा गोला है, एक बड़ा गोला है, उस बड़े गोले को क्या किया भाई, इस बड़े गोले को पिघलाकर एक छोटा छोटा कंचा बनाया, है ना। गोली खेलने वाला कंचा होता है, बड़ा गोला था, शीशा का गोला था, वो पूरा पिघलाकर छोटा छोटा कंचा बनाया। तो एक बात बताइएगा कि जो बड़े गोले का जो आयतन होगा और छोटे छोटे कंचे मिलकर जितना आयतन होगा, क्या दोनों का वॉल्यूम जो होगा, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि जो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ना, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है। मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है 4 पाई आर क्यू होता है, किसका, गोले का। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यू की अगर बात की करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा आपका 6। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस गोले को, ये जो गोला था इसका जो वॉल्यूम था, इसको पिघला दिया गया। इसको जब पिघला दिया गया तो इस तरीके से, मान ले कि बड़ा गोला था, इस तरीके से बड़ा गोला था, ये बड़ा गोला था, इसको पिघलाकर छोटा छोटा गोली बना दिया गया, छोटा छोटा गोली बना दिया, तो ये एन गोली बनाया होगा। मतलब इस तरह से बहुत सारा गोली बन सकता है। तो इसका वॉल्यूम और ये टोटल का वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, बराबर होगा। तो यहां से आ गया 4/3 पाई आर। तो आर यहां पे कितना है, प्रत्येक कितना, छोटा वाला का कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 0.3 गुना कर देंगे 0.3। आर क्यू होता है, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10। ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया, तो यहां से आंसर आ गया आपका, ये दोनों वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि बड़े गोले का वॉल्यूम, ये छोटे गोले का वॉल्यूम, एक छोटा कंचे का वॉल्यूम इतना, इस प्रकार एन कंचा बनेगा, मतलब बहुत सारे कंचा बनेंगे। तो इसका टोटल वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये 4/3 से कैंसिल, ये पाई से आपका पाई कैंसिल, कोई दिक्कत, ये 3 3 9 3 27 है ना, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपका 2 का क्यू से। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका 8 पे देखो, ये 2 पर पावर 3, तो ये 8 हो गया, इधर 0 0 0, तो 3 0 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एन। तो यहां पे एन बराबर कितना आ गया भाई, एन बराबर कितना आ गया दोस्त, एन बराबर कितना आ गया आपका, एन बराबर आ गया आपका 8000। क्या इस बात को समझ पाए, क्या यहां तक आपकी क्लियर है, यहां तक बताएंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम 8000 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। इसमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कितने लोगों का आंसर ये आया है ये बताएंगे। देखते हैं, यह कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण ये इतना दिया हुआ है कि मूल्यों की प्रकृति बताना है, प्रकृति बनाना। बी आपका नहीं, गलत है, अंकिता मिश्रा। चलिए देखेंगे, यहां पे एक बात समझना कि यहां पे x² 5x + 7 = 0। अगर एक बात थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोग जब इसका रूट निकालते हैं, हम लोग जब इसका मूल निकालते हैं, तो मूल निकालने की अगर बात करते हैं तो b ± √√ b² -4ac होता है कि नहीं, और बाई 2 होता है। तो ये जो आपका, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं इसको, बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर यहां पे डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये 0 से बड़ा होगा, सॉरी, अगर यहां से जो डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर जो होता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होगा, मतलब ये जो b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी। तो डी अगर 0 से छोटा होगा तो वो आएगा इमेजिनरी।
है ना, इमेजनरी आएगा, मतलब अवास्तविक आएगा, इसको बोलते हैं अवास्तविक। ठीक है, लेकिन अगर हम डी की बात करें, ये डी जो है 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि रूट जो है, मूल जो है वो बराबर है, इक्वल है ना, बराबर है, इक्वल है। अगर हम डी कहेंगे कि डी 0 से अगर बड़ा हो गया, डी अगर 0 से बड़ा हो गया, तो हम इसको कहेंगे कि ये रियल होगा, है ना, रियल होगा, है ना, रियल होगा और वास्तविक होगा, परिमेय संख्या होगा। ये सारे चीज आगे यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ए इज द राइट आंसर सभी का। तो यहां से इस चीज को हम लोग देखते हैं, क्या हम यहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ये 0 से बड़ा है, छोटा है, क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये 0 होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये चीजों को हम लोग देखते हैं कि ये कितना है। हम लोग यहां निकालते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालते हैं तो यहां से बी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे फॉर्म में देखो, ये होता है फॉर्म में, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ये होता है। ठीक है, तो यहां से एक मतलब बी का मान -5 था, -5 का होल स्क्वायर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आएगा 4a, ए का ये यहां कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या है, गुणांक में क्या है, 1 है। अगर सी की बात की तो यहां आ गया 7, तो 5 × 5 = 25 और ये आ गया 28, तो यहां पे आ गया -3, जो -3 क्या है, 0 बड़ा है, 0 आपका बड़ा है, -3 छोटा है, मतलब 0 से छोटा डिस्क्रिमिनेंट आया तो इमेजनरी कहलाया, मतलब अवास्तविक कहलाया। ये आपका आंसर होगा अवास्तविक, मतलब है ना, अवास्तविक, अनरियल होगा, इमेजनरी होगा, ये आंसर आएगा आपका ए। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा इमेजनरी कहलाएगा, 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर होगा तो इक्वल होगा रूट, अगर 0 से बड़ा होगा रियल होगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगले सवाल का आंसर बताएंगे कि अगले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बताएंगे। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। जैसे हम बोलते हैं 3 और 4, 3 और 4, मतलब 3 और 4 की बात करें तो इसमें देखिए कोई कॉमन है। इसका अगर एचसीएफ की बात करेंगे, इसका एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा। याद रखना कि को प्राइम में अगर बात करें तो इसमें जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा, मतलब कोई कॉमन नहीं होगा, कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए वो 1। तो यहां से एक बात देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर इज अ को प्राइम। को प्राइम में आपका कौन सा होगा, 727 का सी, कुंदन कुमार का सी आ रहा है। चलिए बताइए, इसमें देखिए इसका एचसीएफ अगर बात करें तो 7 आएगा, इसमें कॉमन है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां भी देखिए 6 आएगा एचसीएफ, इसका कॉमन नहीं होगा, ये को प्राइम नहीं होगा। देखिए यहां पे 34 और यहां 35, मतलब ये दोनों में एचसीएफ की अगर बात किया जाए तो एचसीएफ आपका 1 होगा, मतलब ये आपका सही आंसर है। सी आपका सही आंसर है, सी सही आंसर है। राइट आंसर आपका क्या है भाई, सी। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए 27 का आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग शेयर कर देंगे। चलिए, ये सवाल को अगर बनाना है तो दो बहुत तरीके से, सुनील यादव का सी आ गया, बहुत बढ़िया। अंकिता मिश्रा का ई बोल रहे हैं भाई, ई नहीं होगा। मनीष कुमार का सी आ गया, सोनाली तिवारी का सी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ये सवाल को अगर बनाना चाहते हैं, अगर ये सवाल को बनाना चाहते हैं तो इसमें देखते हैं कैसे इसको बना पाएंगे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए यहां कह रहा है कि एक विक्रेता 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर, और यदि पूरे लैपटॉप को बेचा जाए तो 18% के लाभ पर बेचे तो होते हैं। तो इतना पहले हम समझते हैं, काम करते हैं। मान लेते हैं कि एक लैपटॉप का जो सीपी है वो 1 रुपया है, एक लैपटॉप का सीपी 1 रुपया मान लेते हैं। तो 25 लैपटॉप में मुनाफा की अगर बात करें तो 12% का लाभ हुआ,
तो अगर इसका 12% निकाले तो इसका जब 12% निकाले तो 12% कितना आएगा भाई? इसका 12% निकालते हैं तो ये आता है आपका, या एक काम करते हैं, इसका 12% निकाल तो गुना कर देंगे, तो 12% गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300%। ठीक है, ये 300% आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पे 15 है और इसका 20% है, तो ये भी अगर गुणा करें तो ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट? 300% कमाई होगा इसका। ठीक है, लेकिन पूरे लैपटॉप की अगर बात किया गया है, पूरे लैपटॉप की अगर बात किया गया है, 40 लैपटॉप को यहां पे बेच दिया 18% पे, तो 18 चौक 72, 720%। एक बात समझेंगे, बोला कि जब ये अलग अलग बेचा तो ये 600% कमाया और पूरे एक साथ बेचा तो 720% कमाया, तो कितना परसेंट अधिक कमाया? तो 120% अधिक कमाया। और यहां पे बोला है तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता है। इसका मतलब यहां पे बढ़ता है 120, तो इसका बढ़ता है यहां पे 30,000 बढ़ जाता है मेरे भाई, 30,000 बढ़ जाता है। 0 से 0 कट गया, 12 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, ये आ गया। तो 100% अगर निकालने की बात करते हैं तो 100% सीपी होता है, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 25,000 आंसर आएगा। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रवीण मौर्य सर, कल का वीडियो क्यों रिमूव कर दिया गया? वीडियो रिमूव हुआ क्या? कल का वीडियो कोई रिमूव हुआ? और दूसरे चैनल पे अपलोड हो गया प्रवीण मौर्य। ठीक है, सोनाली तिवारी का ई आंसर आ रहा है, राजेश सुपोल का ई आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है ना? ये सभी को समझ में आ गया, मतलब डायरेक्ट यहां पे गुना करके निकाल दिए, उसमें हमको कोई भी दिक्कत करने होने की बात नहीं है, एकदम सिंपल सी भाषा में यहां पे आपको निकाल दिए। ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और ज्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट जानने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 29 का कितने लोगों का आंसर आ गया? 29 का कितने लोगों का आंसर आ गया भाई? जल्दी से 29 का बी। चलिए ठीक है, गुड़िया सिंह बी, चलिए बहुत बढ़िया। और किन्हीं का? कुंदन का बी। चलिए और बताइए फटाफट, थोड़ा सा मैसेज कीजिए, तो हमको भी पता चलना चाहिए ना कि आप लोग का कितना ये मजबूत है। अंकित मिश्रा बी, मनीष बी, रुपेश बी, चलिए रूपा बी, एम के बी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक बात समझेंगे कि यहां पे ये रिपीटेशन कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है, रेकरिंग वाला सवाल है, तो यहां पे अगर 47 को अगर मतलब ये 47 47 47 ये बार बार रिपीटेशन कर रहा है, तो इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, 47 पर रेकरिंग दे सकते हैं, बार दे सकते हैं। अगर ये बार है तो यहां पे 27 लिखेंगे, 47 लिखेंगे, और जितने पर बार है उतना नीचे 9 लिख देंगे, तो 2 पर बार है तो 2 को 9 लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी। सभी का आंसर आ रहा है, उदय नारायण, अर्जु ज्योति, अंकिता मिश्रा, भावना कुमारी, चलिए एमडीएम एम आर अमीर, चलिए सोनाली तिवारी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये कितने लोगों का आंसर आ चुका है इसमें आप बताएंगे? थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू, अगर इक्वल टू 1 होता है कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे होगा वन भाई? जब हम यहां पे लिखते हैं साइन बीटा अल्फा है, तो यहां पे 90 माइनस बीटा लिखेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा सेक बीटा होकर आ जाएगा कितना? 1। ये कॉन्सेप्ट कहता है। तो यहां से एक चीज को देखेंगे
कि यहां पे आपका दिया हुआ है सेक 4a और ये दिया हुआ है दोस्त बंधु कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री। अब यहां पे इस कंडीशन में लाना है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं सेक 4a इंटू ये लिख सकते हैं 1/कॉसेक को लिख सकते हैं, जैसे यहां पे कॉसेक अगर a है तो इसको लिख सकते हैं साइन a, तो इसको हम बटा में लिखेंगे तो इधर गुना हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका साइन 3a माइनस 50, ये डिग्री आ गया और इक्वल टू यहां बच गया आपका 1। तो देखेंगे ये कंडीशन जो ये कंडीशन कह रहा है क्या यही कंडीशन आपका यहां है, ये 1 आएगा साइन अल्फा सेक बीटा 1 तभी आएगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, तो ये आ गया आपका 3a माइनस 50 प्लस 4a इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 और यहां पे आ गया 7a और ये आ गया 140, तो कैंसल हो गया, ये a बराबर आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है यहां पे a प्लस 75 डिग्री, तो a का मान 20 और प्लस 75 डिग्री की बात किया तो ये आ गया 95 डिग्री, मतलब a इसका सही आंसर है, a इसका सही आंसर है। चलिए टेलीग्राम में रंजन कुमार, टेलीग्राम में आपका सेट मिल जाएगा। राजेश सुपोल का 20 आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। मनीष कुमार 95, चलिए बहुत बढ़िया। सभी क्या इस बात को समझ पाए, क्या यहां तक क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो बताएंगे क्या यहां तक क्लियर, ही कॉन्सेप्ट को समझ पाए। करा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण मतलब इंटीरियर प्लस हम जानते हैं एक्सटीरियर, किसी भी पॉलिनोमियल का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का, देखिए कोई भी चीज अपने आप में, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स ही है। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है दो या दो से अधिक भुजा वाले, तो दो से अधिक भुजा वाले ये भी तो पॉलिनोमियल्स है। तो ये अगर इसको बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर इंटीरियर मिलकर 180 डिग्री होता है। अगर बोल दें यहां पे कि एक्सटीरियर एंगल 135 है तो बताइएगा एक्सटीरियर एंगल आप कितना बोलेंगे, ये आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री, और यहां पे क्या पूछ रहा है भाई, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ये नहीं निकालना है। अच्छा ठीक है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन ही गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर एक्सटीरियर एंगल पूछता तो ये आंसर आता, लेकिन यहां पूछ रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्याओं का योग क्या होगा। तो बहुभुज की अगर हम बात करें, अगर हम सभी एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें, सभी एक्सटीरियर एंगल की अगर योग की बात करें तो ये होता है 360 डिग्री। ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, और 360 डिग्री को अगर n से डिवाइड कर देंगे तो आपका बाय कौन निकल जाएगा, एक एंगल का एक एंगल निकल जाएगा, और एक एंगल आपका यहां पे एक्सटीरियर आ गया 45 डिग्री। तो यहां से अगर डिवाइड करते हैं, यहां से अगर डिवाइड करते हैं तो देखते हैं यहां से कितना आएगा, 9 × 45, ये कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा आपका n बराबर 8, ठीक है, n बराबर 8, ठीक है। 31 का 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां इस बात को समझिएगा कि अगर यहां पे भुजा निकालना है तो जो बाह्य कोण होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो बाह्य कोण होता है, सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री को भुजा से डिवाइड कर दें, 360 डिग्री से अगर भुजा से डिवाइड कर दें, भुजा जितना भुजा है उससे अगर डिवाइड कर दें तो बाह्य कोण पता चल जाएगा। तो 360 डिग्री को जब n से डिवाइड कर दिए तो बाह्य कोण पता चल गया, तो बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री, इसलिए इक्वल टू 45 डिग्री। तो मतलब n का मान आ गया आपका कितना, 8। क्लियर है यहां तक, बोलिए। चलिए अगला, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है।
बाय प्रोसेस पहले देख लेते हैं और बाय ऑप्शन भी देख लेंगे। वर्तमान में मेरी आयु है ना, मेरे आयु पिता की आयु, फादर की आयु, और यहां पे मी अपने के बारे में बता रहा है, वो 25 वर्ष अधिक है, मतलब ये x है तो ये आपका 20x + 25, एकदम बेसिक कर रहे हैं। उसके बाद बाय ऑप्शंस भी आपका करेंगे, बाय ऑप्शंस भी जानने की कोशिश करेंगे। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। 5 साल पहले, ये तो आपका प्रेजेंट का था भाई, लेकिन अभी से 5 साल पहले है ना, अभी से अगर हम 5 साल पहले बात करें तो 5 साल अगर पूर्व की अगर बात करें तो यहां से 5 साल घटा देंगे, तो ये अगर 5 साल घटा दिए तो x प्लस, इसमें 5 साल अगर घटाएंगे तो यहां पे अगर 5 साल घटाएंगे तो 5 साल पहले तो 5 साल से घटाएंगे तो ये आ जाएगा x + 20, और ये आ जाएगा 5 साल घटाएंगे x-। अब इसी का योग बोल रहा है कितना है भाई, 39 है। इसी का योग आपका 39 है, तो 39 है तो x 2x हो गया, 15 और उधर चल जाएगा आपका, देखेंगे 15 उधर घट जाएगा तो ये 24, x का मान आ गया 12। मतलब पूछ रहा है यहां पे मेरी वर्तमान आयु क्या है, और वर्तमान आयु को हम x माने हैं और x निकल कर आ गया कितना, 12। आंसर ये ठीक है, 12 आंसर आ गया। सभी का बी आ रहा है, 32 का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी भावना कुमारी, श्वेता सिंह, अंकिता मिश्रा, उदय नारायण, राजेश, चलिए सभी का बी आ रहा है। आरती, सोनाली, भाई सबका बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हम बाय ऑप्शन बनाते तो बाय ऑप्शन अगर बनाते तो कैसे बनाते कि अगर मान लेते कि बी ही मेरा आंसर होता, मान ले चेक करते आप, तो ये 25 साल अधिक, अगर बाय ऑप्शन करते तो ए वाला ऑप्शन देखते 25 साल अधिक है, मतलब अगर ये 20 है तो ये आ जाएगा आपका कितना, 45 साल। कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये 15 होता, 5 साल पहले ये 40 होता, इसका सम कभी भी 39 नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होता। अगर 12 होता, ये 12 की अगर बात करते हैं 25 साल अधिक है तो ये आ जाता 37 साल, इसमें 5 साल घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7, और इसमें 5 साल घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 32, और जोड़ेंगे तो देखेंगे ये 39 आ रहा है, और यहां का रखा है 5 साल पहले, इसका योग जो है वो 39 है, मतलब बी इज द राइट आंसर। ये बाय ऑप्शन भी आप फटाफट बना सकते हैं या बाय प्रोसेस भी आप बना सकते हैं, ये भी इजी है, ये भी आपका इजी है, ठीक है। चलिए चलिए यहां तक आपका हो गया कंप्लीट। मैथ्स आपका 8 को क्वेश्चन था, इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को। अजी जीएस वाले सर आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर है, बड़ा ही पॉपुलर आंसर है। हाँ बिल्कुल, अंकिता मिश्रा, आयुष मिश्रा, उदय नारायण सब ने आंसर दिया, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है भारत। यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। चंद्रमा पर अगर देखा जाए तो ये कंपटीशन बहुत पहले की है, 1959 से ही, है ना, कि चंद्रमा पर कौन पहले जाएगा, कौन पहले जाएगा। सफलता सबसे पहले मिली किसको, यूएसएसआर को। हम लोग इसको रूस भी, अब आज के समय में रूस है ये, उस समय एक संगठन हुआ करता था, संघ हुआ करता था, कई सारे देश उसमें थे, अब टूट गए हैं। रूस, तो सबसे पहले रसिया को सफलता मिली, इसको फॉलो करते हुए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चला, और रसिया से पहले अमेरिका ने यहां पर तो मैन को उतार दिया, है ना, नील आर्मस्ट्रांग, आप लोग जानते होंगे, आर्मस्ट्रांग को उतारा। उसके बाद फिर रूस यूएसए के बाद तो कई सारे देश उभरे जिन्होंने प्रयास किया मून पर उतरने के लिए, उसमें आपका चीन भी है, जापान भी है, और हमारा देश भारत भी है। तो कुल मिला के 5 तो लीडिंग कंट्री हैं जो आपको याद रखना है कि मून पे ये सारे देश जो हैं ये पहुंच चुके हैं। एक तो व्यक्ति के साथ पहुंचा, बाद बाकी रोबोट अपना उतारने में सफलतापूर्वक हासिल की, लेकिन वो सभी कहां उतरे थे, जहां सन की लाइट चंद्रमा पर डायरेक्टली पड़ती है ना, एकदम डायरेक्ट वहां पर। यहां जो कहानी है ये है एक्चुअली में दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, यहां पर सन की लाइट नहीं के बराबर बहुत कम पड़ती है,
मुश्किल से 8 से 10 दिनों के लिए, ठीक है। और और उसके बाद फिर पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहां पर उतारना बहुत ही मुश्किल काम था और इंडिया ने इस काम को सबसे पहली बार किया। अब यहां पर पॉइंट क्या है, इंडिया के द्वारा जो संस्था इस काम को करती है हमारे देश में, उसको हम इसरो के नाम से जानते हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई है। 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। जिस रॉकेट की सहायता से, रॉकेट क्या होता है, रॉकेट एक इंजन होता है, जो इंजन पूरे उपग्रह को, उपग्रह प्रणाली को ऊपर लेके जाता है। जिस रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था वो था GSLV Mark 3। ये भारत का सबसे, या इसरो का सबसे हैवी रॉकेट कहलाता है, ठीक है। मीडिया में इसको बाहुबली नाम भी दिया गया था, आप लोगों ने इसको देखा होगा, ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा इसमें। तो GSLV Mark 3 की सहायता से जो है इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसमें बन गया दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला कौन, इंडिया। इंडिया दक्षिणी ध्रुव जो है मून का, चंद्रमा का, उस पर पहुंचने वाला पहला देश है। ऐसे बहुत सारे देश मून पर नॉर्मली पहुंच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। यहां एक कंपनी की बात हो रही है, इसमें से IRC लिमिटेड जो है, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कंपनी का पूरा नाम हम ले सकते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी को भी हाल फिलहाल में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया, तो फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इस कंपनी को ये जो है प्राइज दिया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखेंगे आप। NTPC भी भारत की एक प्रमुख कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली कोयले से बिजली बनाती है। आजकल सोलर सिस्टम में भी इसने, सोलर सेल से, सोलर एनर्जी में भी काफी इसने इन्वेस्ट किया है। वेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ठीक है। ये जो भारी वाहन होते हैं, कल पुर्जे होते हैं भारी बड़े बड़े, उनको बनाने के, जैसे रेलवे के बहुत सारे सामान ये बनाती है, फैक्ट्रीज के बहुत सारे सामान बनाती है ये भेल, ठीक है। ये सभी महारत्न कंपनी है। इसमें IRC लिमिटेड जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हाल फिलहाल में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एयरबस ने, देखिए एयरबस जो है ये यूरोप की कंपनी है। क्या करती है ये, एरोप्लेन की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग है ना, किस तरह से डिजाइन किया जाए उसको और किस तरह से मैन्युफैक्चर बनाया जाए, उसका निर्माण किया जाए, यानी वायुयान के निर्माण से संबंधित बेसिकली ये कंपनी है। हाल फिलहाल में इस कंपनी का दायरा बढ़ा है और ये डिफेंस में भी अपना काम करने लगी है। डिफेंस यानी रक्षा में और साथ साथ एरोस्पेस में। एरोस्पेस का मतलब हुआ स्पेस, अंतरिक्ष में, ठीक है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर यह काम कर रही है। तो इसने हमारे देश में भी भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया की जो एरोस्पेस सेक्टर है इसमें काफी अधिक संख्या में यूथ को लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, सबसे बेस्ट ब्रेन को, है ना, कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए IIT कानपुर के साथ इसने समझौता किया है।
आईआईटी कानपुर के साथ इसने भी समझौता किया, तो करेक्ट आंसर इसका है बी। करेक्ट आंसर इसका है बी, आईआईटी कानपुर के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये एयरबस ने, कहां की कंपनी है? ये यूरोप की कंपनी है। एयरबस यूरोप की कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है ये यूरोप के कई जगहों पर है। नीदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, वहां पे भी इसका बेसिक मुख्यालय वही है, हेडक्वार्टर नीदरलैंड में, और इसके छोटे छोटे यूनिट कई यूरोपियन कंट्रीज में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसमें से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग, जो नोवेल है ये पैगंबर सॉन्ग नाम का है, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार ये ब्रिटेन के द्वारा, पिछले क्लास में भी चर्चा हुई थी, सॉरी, बुकर पुरस्कार जो है ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अभी जीतने वाली पॉल लिंच है। ए 4 का करेक्ट आंसर है ए, पॉल लिंच। पॉल लिंच को भी पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? ये करेगा जो भी है, यहां पे थोड़ा सा, तो ये जो करेक्ट आंसर इसका है ये एक फैक्ट है, और करेक्ट आंसर इसका होगा आपके पास सी, 337 मिलियन। 337 मिलियन ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें से देखिए, आईएमएफ की चर्चा हम थोड़ा सा कर लें। इसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नाम से जानते हैं। आईएमएफ इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहा जाता है। ध्यान रखना है कि ये पूरे विश्व स्तर पर, है ना, व्यापार की सुगमता को बढ़ाने के लिए, कि जो व्यापार देशों के बीच हो वो बड़ा इजी हो, इसके लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं दुनिया के सामने लाता है। ठीक, एक को कहते हैं इसमें एसडीआर, एक को कहा जाता है ट्रेंच। ठीक, इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि इसके टोटल जो मेंबर हैं वर्तमान में, टोटल मेंबर वो 190 है। जो भी मेंबर वर्ल्ड बैंक का होता है वही मेंबर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का होता है। जो मेंबर आईएमएफ का होगा वही सारा मेंबर वर्ल्ड बैंक का होगा। ठीक है, तो सभी विश्व बैंक के सदस्य आईएमएफ के सदस्य होंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तभी 190 है। अब ये 2 तरह की व्यवस्था करता है, एसडीआर और ट्रेंच। एसडीआर को कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट इसको कहा जाता है। छोटा सा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, आईएमएफ एक ऐसी संस्था है, इसमें जो भी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उन सभी मेंबर को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, योगदान करना पड़ता है, दान देना होता है। तो जितना जो योगदान करता है उसके हिसाब से उसका एसडीआर तय होता है। सबसे अधिक दान देता है अमेरिका, कंट्रीब्यूशन उसका अमेरिका का है, तो एसडीआर सबसे अधिक अमेरिका को मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से अलग अलग देश जो हैं उनको एसडीआर और ट्रेंच मिलता है। ठीक, तो ये 2 प्रकार की क्या है एक्चुअली में, ये एक तरह से मुद्रा है, ये एक तरह से मुद्रा है, यानी करेंसी है। करेंसी किसकी करेंसी? आईएमएफ के द्वारा लॉन्च की गई करेंसी यानी मुद्रा है। अब यहां एक बात और ध्यान दीजिए, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, भंडार, इसमें 4 चीजें शामिल होती है, उसमें 2 चीजें यही होती है। ठीक है, एसडीआर और ट्रेंच ये तो होता ही है, और इसके साथ साथ क्या होता है, डॉलर और होता है गोल्ड। तो ध्यान रखना है 3 चीजें करेंसी के रूप में होती है और एक चीज करेंसी नहीं होता जो गोल्ड होता है। मतलब वैल्यू तो उसकी करेंसी की होगी लेकिन रहता वो फिजिकली गोल्ड के रूप में है, सोने के रूप में है। इन चारों चीजों को मिला के और तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तय होता है।
फॉरेन करेंसी रिजर्व जिसको कहा जाता है। ठीक, तो ये एसडीआर और ट्रेंच आईएमएफ की चीज है, और ये क्या है एक्चुअली में, ये करेंसी है यानी मुद्रा है किसकी, आईएमएफ की। नेक्स्ट पे आइए, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसको विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जो कहते हैं, ठीक है, ये एक विश्व स्तरीय थिंक टैंक संस्था है। अब ये काफी अपनी पहचान बना चुका है। इसमें क्या होता है कि आर्थिक मामले जो विश्व के सामने हैं, विश्व के सामने हैं कि चर्चा एवं नए रास्ते या मार्ग की तलाश खोज की जाती है, इसमें की जाती है, ताकि विश्व की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बिल्कुल पटरी पे रखा जा सके, सुधारा जा सके। इसके लिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करता है। अब अर्थव्यवस्था की चर्चे होंगे तो राजनीति भी हो ही जाएगी, तो प्रत्येक देश लगभग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और इसकी जो बैठक है वो होती है दावोस में। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में दावोस है, ठीक है ना। तो दावोस में इसकी बैठक होती है। ठीक, इतने पॉइंट्स तो इसके एक्स्ट्रा हो गए। अब विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या है, तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना में विश्व आर्थिक मंच जो है ये स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा। मतलब बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट्स है, जिसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आगे आ रहा है। तो इस पे करेक्ट आंसर हो गया तेलंगाना। करेक्ट आंसर क्या होगा, तेलंगाना। 6 का करेक्ट आंसर तेलंगाना, बी। आइए नेक्स्ट पॉइंट, 7 नंबर क्वेश्चन, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महतारी वंदना योजना एक्चुअली में छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। महतारी वंदना योजना ये महिलाओं का सशक्तिकरण, इम्पावरमेंट या सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये जो है ये लाया जा रहा है। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर लाया गया है बी, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है महतारी वंदना योजना का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर, सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि सरोजिनी नायडू जो थी, इसके बारे में 2 पॉइंट्स याद रखना है। एक तो ये 1925 कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ही थी, सरोजिनी नायडू ही थी। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू के बारे में? एक तो हो गया 1925 के कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ध्यान रखना है, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात आ जाए, प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। और ये कब? 1917। कहां? कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 में जो हुआ था सम्मेलन, कलकत्ता अधिवेशन कहते हैं। कलकत्ता में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, वो आयरलैंड की थी, ठीक है। तो इसलिए सरोजिनी नायडू।
पहला पॉइंट ये। और प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल, है ना। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स को याद रखना है सरोजिनी नायडू से संबंधित। तो 13 फरवरी जो है उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856, पहली बात तो 1856 जो है ये डलहौजी का काल था, ठीक है, डलहौजी का। और 1857 की क्रांति होने के बाद फिर कैनिंग का काल आया। हालांकि 1856 में ही डलहौजी के साथ कैनिंग का भी काल था, है ना, कैनिंग जो बाद में वायसराय बन गया था। तो उसके शासनकाल में बहुत सारे कानून पास किए गए थे, ठीक। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कानून पारित हुआ था। धार्मिक अयोग्यता कानून एक तो ये था, ये पास हुआ था, एक करेक्ट है। 2, सती निषेध रेगुलेशन, ये पास नहीं हुआ। ये तो 1829 की चर्चा कर रहा है, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बैटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये हुआ नहीं था, खत्म कीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये पास हुआ था 1856 में, 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। और 4 जो है राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये एक्चुअली में कोई कानून नहीं था, ध्यान रखिएगा। राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, एक कार्यपालिका के द्वारा आदेश दिया गया था कि हम इस तरह के कार्यों को करेंगे, ठीक है। तो ये कोई कानून नहीं था। तो कुल मिला के बात रह गई कि 2 हुआ नहीं, 4 हुआ नहीं, तो 1 और 3, यानी करेक्ट आंसर इसका हुआ ए। करेक्ट आंसर हमारे पास निकल कर आया ए, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, एक तो पॉइंट ये। राजा राम मोहन राय ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे वो। धार्मिक अयोग्यता कानून जो था, एक्चुअली में क्या था कि अंग्रेज जो है उनके समय पर भारतीय सैनिक जो होते थे उनको जहां भी ड्यूटी करने के लिए भेज देते थे, और भारतीय सैनिक जो थे उनके लिए धर्म का वहां विशेष महत्व था। समुद्र पार करके ड्यूटी करना उनके लिए अपने धर्म को समाप्त कर लेना जैसा था, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि समुद्र पार करें। यहाँ पे जो धार्मिक अयोग्यता कानून बना उसमें ये बातें शामिल कर दी गई कि अंग्रेजों के आदेश पर, हमारी सरकार के आदेश पर कहीं भी जो है भारतीय सैनिकों को सेवा देनी होगी, चाहे वो समुद्र पार हो चाहे समुद्र पार नहीं हो। तो एक तो पॉइंट ये था। और अगर दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कई प्रकार की उसको छूट दी जाएगी। इस तरह की बात धार्मिक अयोग्यता कानून के तहत की गई थी, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो आया वो आया फर्स्ट एंड थर्ड, धार्मिक अयोग्यता कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अब यहाँ पे 1856 में डलहौजी जो था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आया था, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो सबसे पहला राज्य कौन सा था? सतारा था, सतारा था, ठीक है, 1848 में इसको ले लिया इसने। उसके बाद दूसरा फिर कौन? जैतपुर एंड संभलपुर, संभलपुर 1849 में, ठीक है। ये सब इसने शामिल किया राज्य हड़पने के सिद्धांत के अंतर्गत। ये याद रखिएगा। इसमें एक बात और आपको याद रखना है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 को डलहौजी ने मिलाया था, ठीक है। यह भी याद रखिएगा कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 1849 को। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। जीत कर मिलाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत ही नहीं मिला था, जीत के मिलाया गया था, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट और भी सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्किम जो है इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की जो थ्योरी थी, यानी राज्य हड़पने के सिद्धांत का जो आधार था कि कैसे कैसे हम राज्य मिलाएंगे, सिक्किम पर लागू नहीं हो रहा था। तो यहां डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आधार देकर, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आधार लेकर
सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया था डलहौजी ने। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डलहौजी का। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। यहां पे सुमेलित करना, कुछ यहां पे मैच करना है एक को दूसरे के साथ। देखिए, नील आंदोलन 1859 और 60 के टर्म में होता है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख थे। एक इसका हो गया, ये सही है। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था 1872 से 90 के बीच, बाबा राम सिंह कूका, ये भी सही है। 2, पाबना विद्रोह ये बंगाल में हुआ था, किसानों का विद्रोह था। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके प्रमुख थे, ये भी सही है। पाबना विद्रोह, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। और ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत, ये जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था 1914 में। 1914 इसको काटिएगा। ठीक है, तो 4 ये भी मिल गया। इसका मतलब 1 2 3 4 ही है। हाँ, 1 2 3 4, यानी करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? ए। करेक्ट आंसर आप बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर जो है ये आपके पास ए है। रिचा सुमन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमन। 1 पॉइंट ये हो गया। अब यहां पे समझिए, कुछ पॉइंट बताता हूं, इसको जरा ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए। नील आंदोलन भारत के किसान का प्रथम सफल आंदोलन था। ये ध्यान दीजिएगा, सफल आंदोलन था, प्रथम सफल आंदोलन था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे और किसान करना नहीं चाह रहे थे। तो व्यापक पैमाने पर बंगाल में विद्रोह किया गया था और इसकी चर्चा नील दर्पण नाम के नाटक में, है ना, या एक तरह से बुक कहिए, उसमें काफी व्यापक तरीके से की गई है। किनके द्वारा? दीनबंधु के द्वारा। दीनबंधु मित्र के द्वारा। एक पर्सन थे, एक काफी समझदार व्यक्ति थे, पढ़े लिखे। इन्होंने, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम का नाटक लिखा और उसके माध्यम से जो नील आंदोलन है इसका पूरा खाका खींच के बताया कि क्या स्थिति है। इसके साथ साथ ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि नील आंदोलन से संबंधित उस पत्रिका का नाम बताइए जिन्होंने काफी सहयोग किया था नील आंदोलन के किसानों को, नील आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। पत्रिका का नाम बताना है, कौन सा वो पत्रिका था, मैगजीन था। तो ध्यान दीजिएगा, वो पत्रिका था, वो पत्रिका का नाम था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट किन्होंने लिखा था? किनकी पत्रिका थी ये हुआ करती थी हरीश चंद्र मुखर्जी की पत्रिका थी। ये हरीश चंद्र मुखर्जी की पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट। और इस हिंदू पैट्रियट ने भी नील के किसानों, या इसको हम ऐसे कह दें सीधे सीधे, भी नील आंदोलन में सहयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहयोग किया था। तो इस तरह से यहां पे हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी की पत्रिका और दीनबंधु की नील दर्पण, दोनों ने नील आंदोलन को बताया लोगों के सामने, इसलिए काफी चर्चित हुआ था। अब आते हैं कूका आंदोलन पे, 1870-90। देखिए, कूका आंदोलन का बेसिक क्षेत्र पंजाब था। एक बात ध्यान रखना है, प्रारंभ में यह धार्मिक आंदोलन इस बेस पर कि सिख धर्म में व्याप्त बुराई को समाप्त करने के लिए यह कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत करने वाले लोग कौन थे? भगत जवाहर मल, ये मेन व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हो गई भगत जवाहर मल की, तो उस समय तक क्या हुआ था कि पंजाब को ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। जब मिला लिया गया तो फिर धीरे धीरे करके धार्मिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदल गया
और फिर हुआ कि भाई अब अंग्रेजों के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है। और तब तक भगत जवाहरमल का समय जा चुका था और इनके शिष्य जो थे वो राम सिंह कूका थे। राम सिंह कूका, इन्होंने नेतृत्व किया और तभी से ये कूका आंदोलन के नाम से फेमस हो गया। ठीक है, ये बात थी पूरी। तो इस तरह से धार्मिक से राजनीतिक हो गया। कहां हुआ था? पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले नेता कौन? भगत जवाहरमल। ये ऑप्शन नहीं होगा तो कूका सिंह, या कूका सिंह नहीं होगा तो ये, दोनों होगा तो दोनों आंसर सही होगा, ये ध्यान रखना है। और राम सिंह कूका, अंत में एक पॉइंट और याद रखना है, बाद में चल के अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया। कौन भेज सकते हैं? अंग्रेज ही भेज सकता है। अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया और वहीं उनकी फिर मौत हो गई, उनकी मृत्यु जो है वहीं हो गई। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा इसको। ये जहां तक बात है पावना विद्रोह की, इसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। पावना विद्रोह एक्चुअली में किया गया था किसान के द्वारा, जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, ये वो विद्रोह है पावना विद्रोह जिसमें किसानों ने कहा था कि हम महारानी की रैयत बन के रहना चाहते हैं। महारानी मतलब ब्रिटेन की महारानी, यानी ब्रिटेन की सरकार के प्रति आस्था दिखाने वाला विद्रोह कौन था? तो पावना विद्रोह। याद रखिएगा इस बात को कि ब्रिटेन की सरकार के प्रति आस्था दिखाने वाला विद्रोह कौन सा? तो पावना विद्रोह। याद रखिएगा, विद्रोह था पावना विद्रोह। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, पावना विद्रोह। इसमें नारा ये था कि हम महारानी की रैयत बन के रहना चाहते हैं और किसी और के नहीं। जमींदारों का द्वारा शोषण हो रहा था तो उसके विरोध में ये पावना विद्रोह किया गया था। और सबसे अंत में आता है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। ताना भगत जो एक्चुअली में है, देखिए यहां ध्यान रखिएगा कि ताना जो भगत है, इसका संबंध उड़ांव जनजाति से होता है। उड़ांव एक जनजाति का प्रकार है, उड़ांव जनजाति, उससे संबंध है। ठीक है, इसमें उड़ांव जनजाति, इसकी जो भगवान होते हैं, गॉड जिसको हम कहते हैं, उनको धर्मेश के नाम से जाना जाता है। धर्मेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। धर्मेश के नाम से जानते हैं इनके, और खड़ग इनकी शायद धर्म होती है, अपना आप याद रखिए धर्मेश के नाम से। और ये भी ताना भगत आंदोलन शोषण के खिलाफ ही शुरू किया गया था। शोषण के विरुद्ध शुरू होने वाला ये भी आंदोलन था, जतरा भगत, ठीक है, के द्वारा शुरू किया गया था। तो ताना भगत का संबंध किस जनजाति से? उड़ाव जनजाति से। भगवान का नाम क्या? धर्मेश। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला। कहां के? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, सबसे कट्टर दुश्मन यही थे। ठीक है, अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के। और इन्होंने काफी प्रयास किया कि अंग्रेजों को 1857 में जैसे हो इसको हराया जाए, बहुत इन्होंने मेहनत किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो ए हो गया। यहाँ पे एक दो पॉइंट याद रखिए 1857 का, कि बिहार में ये प्रारंभ कहां से हुआ था 1857 का विद्रोह? बिहार में रोहिणी कहां? देवघर में भी झारखंड में है। वहां से जो है ये 1857 का विद्रोह जो है शुरू हुआ था बिहार में। बिहार के रोहिणी में, पॉइंट को याद रखना है, केवल इसे देखते मत रहना। रोहिणी में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी ये देवघर झारखंड में है। बिहार में इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, ये दो ऐसे अधिकारी थे जो संबंधित थे 1857 में बिहार से। 1857 विद्रोह बिहार से संबंधित अधिकारी थे ये, बिहार से संबंधित अधिकारी थे ये। ठीक है, संबंधित थे।
कुंवर सिंह की चर्चा बार बार हो चुकी है, मैं उस बात को नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मौलवी अहमदुल्ला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इस बात को ध्यान रखना। एक चीज और मैं याद दिला दूं कि इसमें नाना साहब, कल भी हमने क्लास में बताया था, नाना साहब जो थे कानपुर में, इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का 1857 का। इसके साथ सती चौड़ा की घटना जो है इनसे संबंधित है, जो इनके पूरे कैरियर पर एक कलंक के समान है। जब इन्होंने अंग्रेजों को कहा था कि वो निकले यहां से, उनसे उनको कुछ नहीं किया जाएगा, और सारे अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया गया था जब वो कानपुर से निकल रहे थे उस जगह से, सती चौड़ा से, ठीक है। तो सती चौड़ा की घटना जो है इसका संबंध किनसे है, तो नाना साहब से है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, एक यहां पर मेरठ षड्यंत्र की बात हो रही है। मेरठ षड्यंत्र 1928-29 में हुआ था। मैं डिटेल में आऊंगा, पहले डेट देख लें एक बार, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च या 12 मार्च करेक्ट कीजिए, 1931। और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 है। तो इस तरह से अगर अरेंज करने की बात हो, अरेंज करने की बात हो, तो करेक्ट आंसर इसका हुआ ए है ना। 1 2 3, 1 2 और 3, ये 3 करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक। अब बात को समझना है यहां पे, जो यहां पे मेरठ षड्यंत्र केस है इसकी बात मैं कर लूं जरा। देखो, मेरठ षड्यंत्र केस के साथ साथ 2 और षड्यंत्र केस की चर्चा होती है। एक इसमें होता है पेशावर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र, ठीक है, ये 1922 की बात है। और दूसरा है कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र, ये 1924-25 की बात है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा उसके साथ ही आता है मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। ये तीनों केस का संबंध किससे है? तीनों केस का संबंध कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों पर सैनिक कार्रवाई से है। सैनिक कार्रवाई यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन पर जो कंट्रोल किया गया उससे है, ठीक है। क्योंकि इनका मानना यह था कि ये सारे ब्रिटेन के विरोधी हैं। पेशावर षड्यंत्र तब हुआ था जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वहां पे हुई थी ताशकंद में, और फिर रूस से होते हुए लोग भारत आए थे। तो ब्रिटेन को लगा कि ये सारा ब्रिटेन के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले हैं, कुछ करेंगे, तो उसको पेशावर षड्यंत्र कहा गया। कानपुर षड्यंत्र तब हुआ था जब पहली बार भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त के द्वारा की गई, तो उनको लगा कि हमारे विरुद्ध ये काम हो रहा है, ब्रिटेन वालों को लगा। और तीसरा था मेरठ षड्यंत्र 1928 और 29, ठीक है, जब कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया क्योंकि उनका मानना था कि ये अंग्रेज विरोधी कार्य कर रहे थे। तो तीनों षड्यंत्र जो था ये संबंधित है कम्युनिस्ट विचारधारा से। क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो ये तो एक करेक्ट आंसर हुआ। गांधी इरविन समझौता, जब गांधी इरविन समझौता जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया तो उस कंडीशन में ये गांधी इरविन समझौता किया गया था। और इस गांधी इरविन समझौते के बाद जो है पूना पैक्ट यानी मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट है 16 अगस्त 1932 को ये किया गया। सांप्रदायिक पंचाट जिसमें दलितों को भी हिंदू से अलग करके एक नए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और अंत में इस पर काफी विरोध हुआ था। तो कुल मिलाकर कंडीशन ये बनता है कि पहले फर्स्ट हुआ, फिर सेकेंड हुआ और फिर थर्ड हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट आंसर 1 2 3 है। और ये तीनों का संबंध, अच्छा एक बात और, मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा संपूर्ण विश्व में हुई थी, संपूर्ण विश्व में हुई थी। और संपूर्ण विश्व में हुई थी से संबंधित यह है, सीधे लाइन पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि उस समय के जो सबसे बड़े बड़े लोग थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अमेरिका के जो कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने इस षड्यंत्र केस की निंदा की थी कि जबरदस्ती किया गया और बिना गलत
तरीके से किया गया कार्य है ये, है ना। तो संपूर्ण विश्व में चर्चा हुई, चर्चा के बदले में लिख सकता हूं निंदा की गई थी, निंदा की गई थी। पूछा जाएगा किस केस की, तो मेरठ षड्यंत्र केस की निंदा की गई थी, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। उसके पहले जरा ये PRT 1 से 5 तक का जो कोर्स है ये 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 499 इसकी फीस है, ठीक है। ये फास्ट रिवीजन का कोर्स है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अगर चाहते हैं तो ऑफलाइन यहाँ ऑफिस में आ सकते हैं, या ऑनलाइन जो है ऐप के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए ये पूछ रहा है 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन। यहां एक बात ध्यान दीजिए, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। केवल पूछता कि 1928 में आयोजित, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन एक नहीं तीन तीन हुए हैं, 3 सर्वदलीय सम्मेलन 28 में एक तरह से हो गए। लेकिन ये पूछ रहा है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन। पहली बात तो ये सर्वदलीय सभी दलों का सम्मेलन हुआ क्यों था? अंग्रेजों ने चुनौती दी थी भारतीय लोगों को कि अगर आप लोगों में बहुत ज्यादा समझदारी है तो कोई एक ऐसा संविधान बनाकर दिखा दो जिस पर सब लोग, भारत के लोग सहमत हों। ये एक चुनौती थी, आप लोग कभी कर ही नहीं सकते हो इस काम को। तो इस चुनौती को स्वीकार किया गया और इसी के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, है ना। तो उसमें सभी दलों के लोग आए। 1928 में फरवरी में ये बुलाई गई सबसे पहली सर्वदलीय बैठक। लेकिन इसके अध्यक्ष को लेकर काफी डाउट रहता है कि एक्चुअली में इसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत सारे बुकों में कहीं कहीं कंफ्यूजिंग है। एक में तो AM अंसारी का नाम आता है, अंसारी का ये थे, लेकिन AM अंसारी क्या थे? जब ये पूरी रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद वो फाइनल मीटिंग में ये थे। अब मैं पूरी कहानी बता दूं आपको, तो पहले देख लेते हैं। इसमें तो करेक्ट आंसर ये है कि ई है, यहाँ पे कोई नहीं इनमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर ही होगा 13 का। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखिए फरवरी 1928 में बैठक होती है। बैठक में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू ने कहा गया कि भाई आप एक रिपोर्ट बनाइए इस पे कि संविधान हमारा एक जैसा होना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 का एक नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट लाया गया, ठीक। नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाया गया। अब वो जो नेहरू रिपोर्ट आया, उस नेहरू रिपोर्ट में 2-3 बातें थी। क्या थी? भारत एक संघ होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, भारत एक संघ होगा। संघ का मतलब ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दोनों होंगे। ब्रिटिश प्रांत और प्लस में जो अभी तक वो देसी रियासत जो अलग अलग शासन हो रहा था, जहां राजा महाराजा जमींदार इन सब के छोटे छोटे रियासत थे, वो सब मिल जाएंगे और भारत एक संघ बनेगा। पहला पॉइंट तो ये था नेहरू रिपोर्ट में। दूसरा क्या था? द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा। मतलब जो विधानमंडल होगा वो लोकसभा राज्यसभा जैसी होगी, केवल एक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये कहा गया था। तीसरा पॉइंट ये कहा गया था कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन का दर्जा मिलेगा। अधिराज्य जिसको कहते हैं, पूर्ण राज्य नहीं, मतलब अंग्रेज की भी भूमिका कुछ कुछ रहेगी, लेकिन भारत को स्वतंत्रता भी कुछ मिलेगी अपना काम करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? मुंबई यानी बंबई को सिंध से, या सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाएगा। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, कोई बात नहीं, अलग कर दिया जाएगा। उस समय तक क्या था कि जो पाकिस्तान का भी सिंध प्रांत है वो बंबई के साथ जुड़ा हुआ था, है ना, बंबई के निकट ही सिंध है, जुड़ा हुआ था। इसको अलग कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इसीलिए मैं 4 पॉइंट बता रहा हूं, चारों याद रखेंगे आप, ठीक है। ये था नेहरू रिपोर्ट। अब इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की जब बात आई, तब जो बैठक हुई थी उस बैठक की अध्यक्षता की गई थी अंसारी के द्वारा। लेकिन कहीं कहीं लिखा मिलता है कि 1928 में अंसारी थे जो उन्होंने बैठक की। बैठक तो एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भी हुई थी, ठीक है, लेकिन वो आंसर हम नहीं लगा रहे हैं। फरवरी वाला पूछ रहा है सबसे पहला, तो सबसे पहले में कोई नाम नहीं, सीधा आंसर होगा ई, ठीक है। अगर फरवरी नहीं पूछ के केवल पूछ दे 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, और अगर मोतीलाल नेहरू आ जाए तो ये करेक्ट आंसर लगाइए, ठीक है। और AM अंसारी आ जाए तो फाइनल बैठक में ये भी थे, AM अंसारी, ठीक। इस तरह से सर्वदलीय बैठक सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता की गई थी।
इतने पॉइंट्स थे, इसको आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसमें ई आ गया। करेक्ट आंसर जो आया वो आया ई। ठीक है, ओके, आगे आइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 में कुछ बुक की चर्चा की गई है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद की लिखी हुई है, ये सही है, ताराचंद के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता ने लिखा है, के दत्ता, इनकी लिखी पुस्तक है, यानी 41A1B4। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, राजा मोहन राय की पुस्तक है, 3। और अवर इंडियन मुस्लिम्स, ये W हंटर की है, 2। तो ये बन गया 1432, 1A, यही करेक्ट आंसर है, 1432। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया, हाँ ए, करेक्ट आंसर इसका हो गया ए। अब इसमें से कुछ बुक की बात और कर ली जाए। एक बुक सबसे फेमस होता है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये पुस्तक किसने लिखी है? JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन एग्जाम इसे पूछा जाता है। दूसरा, इंडिया डिवाइडेड, किसकी पुस्तक है? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक बुक फेमस होती है, गीता रहस्य। गीता रहस्य, यह है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है? लेकिन यहां कंफ्यूजन होगा, गीता रहस्य के साथ एक पुस्तक लिखी होती है, गीता हृदय। गीता हृदय, गीता हृदय किसकी पुस्तक है? गीता हृदय किसकी पुस्तक है? यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुस्तक है, सरस्वती की पुस्तक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सारे वो बुक में बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, गीता हृदय, गीता रहस्य, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, और एक बुक रीडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू की पहेलियां, किसकी? BR भीमराव अंबेडकर की, अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, तो इतने पुस्तक का नाम है, आप इसको याद रखेंगे तो आपका काम काफी अधिक निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है, लेकिन गीता हृदय जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विचार करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। गलत, अभी हमने चर्चा किया था, सरोजिनी नायडू नहीं थी। प्रथम कौन थी? एनी बेसेंट थी, है ना, एनी बेसेंट। तो गलत हो गया पहला पॉइंट। ये विचार पूछ रहा है सही कौन है, तो गलत करते जाते हैं, ये गलत हो गई। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वो जेल में थे। देखो, ये लाइन थोड़ा सा अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि 1921 का जो कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में, ठीक है, उसमें चितरंजन दास जो है यही चुने गए थे अध्यक्ष, लेकिन तब ये जेल में थे अहमदाबाद। तो जो CR दास हैं, CR दास, ये जेल में थे, तो इनकी जगह पे अध्यक्ष का काम कौन करने गए थे, किन्होंने किया था? इनकी जगह पे किया था हकीम अजमल खान ने। अजमल खान जो थे, इन्होंने काम किया था अध्यक्ष के रूप में बाहर से, और जेल के भीतर जो इनका काम था उन्होंने किया होगा। ठीक है, तो ये तो 1921 के अहमदाबाद। फिर 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ, ठीक है, गया में, उसमें फिर CR दास ही अध्यक्ष थे, और वहां इन्होंने CR दास और इन्होंने वहां पे अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। तो अगर वैसे देखा जाए, CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कार्य किया और जेल में थे, तो एक तरह से मान के चलें सही। इसको एक समय के लिए अहमदाबाद का केस लेके चलें तो सही थे, इसमें तो सही नहीं होंगे, इसमें सही मानेंगे उसको, तो सही मानेंगे तो दूसरा सही मान लीजिए। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कांग्रेस की स्थापना इस आदमी ने की थी। प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये भी गलत हो गया। प्रथम ब्रिटिश कौन था कांग्रेस अध्यक्ष? प्रथम यूरोपियन
यूरोपियन जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, कौन था वो? जॉर्ज यूले। ठीक है, कब? 1888, इलाहाबाद में जो हुआ था 1888 सम्मेलन, उसमें जॉर्ज यूले बने थे प्रथम यूरोपीय। तो ये भी गलत है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बात सही है। तो कुल मिला के सही पॉइंट कितना आ रहा है? 2 और 4, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहां पे आ गया 2 और 4। ठीक, ये अध्यक्ष वाला जो पॉइंट है सीआर दास का, हमेशा ध्यान रखना है आपको। 2 पॉइंट गया और इसके पहले अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में हकीम अजमल खान ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है उसको पूरा किया था, जबकि रियल में अध्यक्ष चुने गए थे चितरंजन दास। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8। कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन है ये। 8 पे सीट पे विधान परिषद में इनको 8 सीटों पे विजय प्राप्त हुई थी स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। और इसमें स्वराज पार्टी से ही विट्ठल भाई पटेल ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे इन्हीं की पार्टी से। बहुत बड़ी जीत थी ये, स्वराजियों के लिए चुने गए थे, है ना। 1923 में बनने वाली पार्टी जस्ट चुनाव में भाग लेती है और जो असेंबली है उसके अध्यक्ष चुन गए वहीं से, उसी पार्टी से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विट्ठल भाई पटेल इसमें चुने गए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। बिहार से 8 था, बिहार से 8। 16 आगे चलते हैं। 17 कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर तो निकल जाना चाहिए। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो गया 5। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, मिजोरम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है, भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई जो है वो लगभग 4008 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो बांग्लादेश के बाद सीमा किसकी? चीन, फिर पाकिस्तान, ठीक है, तब नेपाल, तब म्यांमार, तब भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सबसे कम कितना? मात्र 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा मात्र 106 किलोमीटर लगती है। ये मैंने सीरीज लिखा है देश का जो घटते क्रम में है। ठीक है, सबसे अधिक बांग्लादेश का, फिर चीन का, फिर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बाद नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये बेसिकली ये मैप का है, ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं। बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में 1971 के युद्ध के समय ये जो है पाकिस्तान से अलग हो गया और एक अलग देश के रूप में शामिल हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। नीलगिरी का संबंध किससे? डोडा बेटा से, यानी 4। सतपुड़ा 3, धूपगढ़। सतपुड़ा का संबंध किससे? धूपगढ़ से। अरावली का संबंध किससे? माउंट आबू या आबू पर्वत, जहां यहां पर एक गुरु शिखर भी लिखा हो सकता है, गुरु शिखर,
है ना, ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी वही है, और हिमालय का सागर माथा इसको कहते हैं नेपाल में। माउंट एवरेस्ट 1, तो इस तरह से हो गया 4321, 4321। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आ गया सी। करेक्ट आंसर निकल के आया सी, 4321, 4321। ठीक है, यहां पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी यहां पे डोडा बेटा। नीलगिरी कहां है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उसी को हम नीलगिरी के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहां पे दोनों की मिलन होती है, नीलगिरी तमिलनाडु। ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज जो है ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत, पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, सतपुड़ा का ही एक छोटा सा हिस्सा है महादेव, महादेव पहाड़ी जो है उस सतपुड़ा का ही एक छोटा एक रेंज है, एक हिस्सा है। ठीक है, अरावली की जहां तक बात है, ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का मतलब हुआ कि पुराना वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत। ठीक है, पुराना वलित पर्वत। और हिमालय इसका उल्टा न्यू फोल्डेड माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, माउंटेन। ठीक है, नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है ये कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो न्यू फोल्डेड माउंटेन सबसे नया हिमालय है। ठीक है, और इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि जो पुराने पहाड़ होते हैं उनकी लंबाई कभी बढ़ती नहीं है, हिमालय की लंबाई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब फोल्ड में जो है, फोल्ड जब हुआ था और जो उत्थान हुआ उसका निकला, वो अभी भी हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो हिमालय की लंबाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, तमिलनाडु, कुमार सचिन सही बात, तमिलनाडु में ही नीलगिरी है। ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरह से न्यू फोल्डेड माउंटेन हिमालय है। ठीक, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बन सकता? देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बात को समझ लेना है। जो नदी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, विसर्जित करती है, वह डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। सीधा मतलब पहला, जो नदी जो पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर अरब सागर में, अरब सागर में जल विसर्जित, जल विसर्जित करती है, डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है या निर्माण करती है। अब बात समझ लो, देखो, जो नदी पूरब की ओर बहेगी, ठीक है, इस तरह से ये नदियां क्या होती है कि काफी लंबी दूरी तय करती है बहने के लिए। ठीक, तो लंबी दूरी जब ये तय करती है तो काफी अधिक मात्रा में ये अपने साथ गाद को लेके आती है। गाद का मतलब वही हो गया, पहाड़ों को तोड़ के, जमीन को, उसमें मिट्टी को लेके, तो पूरा जो धूल कण हो गया है ना, कंकड़ पत्थर, सब को लेके साथ में वो आती है। तो उस तरह से आने के बाद गाद वो लेके जब आती है तो समुद्र के किनारे काफी बड़ा मैदान जैसा बन जाता है लंबे समय के बाद। ये वही मैदान एक्चुअली हमारा डेल्टा कहलाता है। ठीक, और चूंकि लंबी दूरी से ये आती है नदी, तो धीरे धीरे इसका यहाँ पे स्पीड जो है काफी स्लो हो जाता है। यहाँ आते आते स्पीड जो है स्लो हो गया, तो स्लो होने के बाद वो मिट्टी जो है फैल गई वहां पे, और फिर नदी जो है समुद्र में चली गई। समुद्र का पानी उसको और समतल कर देता है, तो वहां डेल्टा बन जाती है। लेकिन जो नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, इस तरह से ये इधर बह रही है, ठीक है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो इस प्रकार की नदी क्या है कि काफी छोटी दूरी तय करती है और तुरंत ही समुद्र में गिर जाती है, तो जिसकी वजह से अधिक मात्रा में गाद को ये ला नहीं पाती है। तो इसका थोड़ा बहुत जो गाद यहाँ पे मुहाने पे आता है, एक तो समुद्र का पानी उसको और धकेल देता है,
और धकेलने के बाद एक बांध जैसा बना देता है। इसी को हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो एस्चुरीज बनती है, यहाँ पर कभी डेल्टा यानी मैदान नहीं बन सकता, फैल नहीं सकती है मिट्टी। एक तो मिट्टी है ही बहुत कम, और चूंकि ये नदियां जब यहाँ पे आती है ना, तो भी ये काफी फास्ट होती है, काफी तेज होती है। उसके कारण से मिट्टी जो इनके साथ आया है रुका नहीं रहता है यहाँ पे, इसकी मिट्टी धीरे धीरे करके रुकती चली जाती है ना। तो ये दोनों रीजन जो है, इसकी वजह से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, इस प्रकार की नदी जो है, ये चूंकि पूर्व से बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, पश्चिम पे पूर्व की ओर, ये सभी बनाएगी डेल्टा। और दूसरी तरफ जो नदी है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सब जो नदियां हैं, ये सब बेसिकली एस्चुरी का निर्माण करेगी, डेल्टा नहीं बना पाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये। तो यहाँ पे जो आंसर आपका निकला वो एक्चुअली में ई हो गया, ई करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं, डेल्टा नहीं बनाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर, हाँ सॉरी, डेल्टा नहीं बनेगा तो तापी नहीं बनाएगी, महानदी और गोदावरी तो बनाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 19 का ए। 19 का करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर आपके पास आ गया ए। आइए उसके बाद 20 पे आइए। झील में झील को मिलाना है, कौन कहां पे है? लोकटक मणिपुर A4, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे, तमिलनाडु दिया हुआ तो यही लगा देंगे 3। लोनार क्रेटर झील है महाराष्ट्र 1, और बुलर झील जम्मू कश्मीर 2। 4312, 4312 करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया ए, 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर ए। ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब समझिए, लोकटक जो है ये मणिपुर में तो हो गया, पुलिकट जो है इसमें आंध्र प्रदेश भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश भी होगा तो भी गलत नहीं होगा, ये यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लोनार एक क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है, उसके वजह से ये झील बना, या तो कोई उल्का पिंड अर्थ पे गिरा, गड्ढा हुआ और तब जाके बना, है ना। इसको वुलर झील जो है ये प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल के कारण से बना है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक जो आपस में टकराते हैं उससे बुलर झील का निर्माण हुआ। ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, इसमें एक तमिलनाडु में अस्टेनले झील भी है, ध्यान रखिएगा, अस्टेनले या स्टेनली, ये एक डैम भी हम कह सकते हैं इसको, बांध और झील के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, अस्टेनली ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके साथ साथ एक है बेम्बनाद, बेम्बनाद झील, ये केरल में होता है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेम्बनाद झील। ठीक है, बहुत ही लंबा झील है, इसमें नौकायन प्रतियोगिता भी किया जाता है बेम्बनाद झील में, तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इस तरह से 20 का जो करेक्ट आंसर आपके पास आया वो आया ए, 4312। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है कि चेन्नई की जो जलवायु है, चेन्नई की जलवायु पूछ रहा है ये, यानी तमिलनाडु, कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहता है? अच्छा, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। देखिए, दोनों के समुद्र पर स्थित होने से जलवायु एक होना चाहिए, एक तर्क है, लेकिन भूमध्य रेखा से जो भी क्षेत्र जितना नजदीक निकट होगा उसमें गर्मी उतनी ही अधिक होगी, भूमध्य रेखा से निकट। अब देखिए, कहां कोलकाता इस जगह पे है और कहां चेन्नई इस जगह पे है। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से देखें, इस कंडीशन में यहां पे तो कर्क रेखा बीच से काट रही है भारत को लगभग, ध्यान दीजिए तो, और यहां पे लगभग लगभग हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भूमध्य रेखा के निकट चेन्नई आता है, न कि भूमध्य रेखा के निकट, ये तो कोलकाता हम ले लेंगे इसको। ठीक है, कोलकाता यहां पे, यहां हो गया कोलकाता। ठीक, तो उस परिस्थिति में हम यही समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट चेन्नई है, यहां चेन्नई, और इसी की वजह से क्या होता है कि यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है तुलना में कोलकाता के। ठीक, क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी।
विषुवत रेखा की जो जितना समीप रहेगा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, वहां गर्मी उतनी अधिक पड़ेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया सी। ठीक है, और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध है। पश्चिमी हिमालय यानी जम्मू कश्मीर वाला साइड, और पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण वर्षा की डिफरेंस। देखिए, जो हिमालय का रीजन है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उसका लंबा चौड़ा विस्तार होता है। कोई बात नहीं, वो फिर हो गया कैंसिल तो फिर आ जाएगा, आया था तो कैंसिल हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया तो फिर आ जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है? वर्षा जो है उसका चेंज होना, बारिश का चेंज होना। ठीक है, बारिश का चेंज होना। तो पूर्वी हिमालय में अधिक बारिश होती है, इसीलिए पश्चिमी हिमालय की तुलना में यहाँ पे ज्यादा पेड़ हैं। तो पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। 22 जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो गया सी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो गया। उसके बाद आइए 23 पे। यहां पे पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए एक को दूसरे से। ठीक है, तो यहां देखिए, दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, B4। B4। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है, 3। सिमलीपाल उड़ीसा में होता है, 2। सरिस्का राजस्थान में है, 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 3 4 2 1। अब यहां समझिए बात को। नोकरेक, नोकरेक कहां है? मेघालय। ये सब याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये सब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक मेघालय में हो गया। ठीक है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हो गया। ठीक है, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नोकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये 2 पर क्वेश्चन सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ साथ ये तो आपको याद ही रखना है, सिमलीपाल उड़ीसा, इस पे भी क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक्चुअली में कहा? उत्तर प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नोकरेक, पंचमढ़ी। ठीक है, इस पे काफी अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है। फिर वही एग्जाम का एक पीआरटी से लेकर 1 से 5 तक के लिए जो ये बैच है, एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित, 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 499 इसकी फीस है। ये फास्ट ट्रैक के रिवीजन का कोर्स है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो इसको परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन ऑफिस में या ऑनलाइन आप आ सकते हैं ऐप के माध्यम से। अब उसके बाद 24 पे आइए, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? देखिए, फसल को अगर हम वर्गीकरण करें तो बेसिकली 3 भाग में बटेगा ये। एक में होता है रबी, एक में होता है खरीफ, और एक में होता है जायद। ये भी एक तीसरा है। ठीक है, और ये सब डिवीजन किसके आधार पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रेन एंड टेम्परेचर। बेसिकली रेन, वर्षा और टेम्परेचर। तो एक क्वेश्चन तो ही हो गया कि फसल का जो विभाजन होता है रबी, खरीफ, जायद में, ये किस आधार पे? तो रेन और टेम्परेचर, वर्षा और तापमान, इस दोनों के आधार पे ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वर्षा और तापमान के आधार पे होता है। ठीक, अब रबी में क्या क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं, उसके साथ दलहन, उसके साथ तिलहन। ठीक है, मोटा मोटी तो यही। रबी की क्रॉप्स अक्टूबर, अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, काटी जाती है। ठीक है, खरीफ में जब हम आते हैं तो सबसे प्रमुख क्या? चावल, चावल के साथ क्या? कपास, कपास के साथ क्या? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली, मक्का, ये सब जो है खरीफ की ही फसल होती है।
चावल, कपास, मूंगफली, मक्का, आलू, ये सब खरीफ की फसल है। और ये कब होगी? ये जून वगैरह में, मई जून में बोई जाती है, बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, ये दो है, दो तो बेसिक चेंज होते हैं इसमें। जायद के अंतर्गत आती है बेसिकली फल एवं सब्जियां, सब्जियां, ठीक है, जो मार्च में बुआई तथा अप्रैल मई तक फसल की प्राप्ति। तो ये हो गया जायद में। ठीक है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो होते हैं, सब्जी जो ग्रीन होती है, गर्मी की सब्जियां, ये सब आती है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? सब खरीफ है। कपास भी खरीफी फसल होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब खरीफ फसल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम रुके हुए हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमेशा रेस्ट में ही बने रहें। तो रुक के अगर हम जंप करना चाहेंगे तो बहुत दूर तक जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स बल नहीं लग रहा है। ठीक है, कि हमें और दूर तक जंप करा दे। अगर दूर तक हमें जंप करना है तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगना चाहिए। जो जंप लगाते समय अपना बल लगाएंगे तो लगाएंगे ही, उससे अलग फोर्स क्या लगे? तो उससे अलग फोर्स के लिए क्या होना चाहिए कि हम सीधे मोशन में पहले आ जाएं, यानी कुछ दूरी से हम दौड़ना शुरू कर दें। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, तो दौड़ने का मतलब अब हमारी चाहत होगी कि दौड़ने, जब हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते ही रहें, और उसी दौड़ते क्रम में हम जो है जंप जब करेंगे तो हम पे एक्स्ट्रा वो फोर्स जो लगेगा, इनर्सिया, इसको हम कहते हैं जड़त्व, कि हमारी टेंडेंसी दौड़ने की ही रहेगी। तो इस जड़त्व के कारण से हम जो है लंबी छलांग लगा पाएंगे। ये न्यूटन के प्रथम नियम के तहत होता है। न्यूटन के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति, जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। द इनर्सिया ऑफ हिज बॉडी व्हाइल जंपिंग हेल्प हिम टू कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। करेक्ट आंसर हो गया इसमें सी। मेघा सिंह, बिल्कुल करेक्ट है आपका, सी। सी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों? न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार रुकने वाली चीजें रुकी रहेगी, चलने वाली चलती रहेगी। जब हम मोशन में एक बार आ जाएंगे तो हम चलने रहने की कंडीशन में होंगे, और फिर जंप हम ज्यादा कर पाएंगे, है ना? ये होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पर आधारित है ये। प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? देखिए, प्रकाश, लाइट, इसकी दो कैरेक्टर होती है। ये कभी कभी तो वेव प्रकृति को दिखाती है, और कभी कभी ये कण प्रकृति को दिखाती है, पार्टिकल को दिखाती है। ठीक है, तो दोनों दिखाती है ये, तरंग और कण दोनों के समान। सी, बोथ वेव एंड पार्टिकल, वेव्स एंड पार्टिकल। करेक्ट आंसर सी हुआ। अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं मैं कि प्रकाश से संबंधित कौन सी घटना है जो कण पार्टिकल वाले नेचर को दिखाई दी, और कौन सी घटना है जो तरंग वाले नेचर को दिखाएगी। तो पार्टिकल वाले में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये होता है। ठीक है, और तरंग वाले में क्या होता है? तीन घटना होती है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, और एक होता है पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन, इसको कहते हैं ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। तो कुल मिला के कितने पॉइंट हो गए? 3 जो पॉइंट्स ये हैं ये तरंग प्रकृति को दिखाते हैं, 3 घटना जो लाइट की होती है, और ये जो घटना लाइट की होती है वो पार्टिकल नेचर को दिखाती है ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कौन सा एक कण के सिद्धांत को दिखाता है, कण के नेचर को दिखाता है, या कौन सा वेव नेचर को नहीं दिखाता है ना। तो 3 तो दिखा रहा है, चौथा नहीं दिखाएगा, ये करेक्ट आंसर है। अब आइए, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, करंट को पता करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, है ना, प्रयुक्त करंट मेजर होता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक, गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो होती है उससे करंट को मेजर किया जाता है। यहां पे वोल्ट मीटर से वोल्टेज को, एक आम मीटर भी होता है, इससे भी करंट को मेजर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर, इससे स्पीड ऑफ एयर मेजर होता है, स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इससे ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, आर्द्रता, है ना। यहां वायु की चाल या वायु की गति को मापने वाला ये यंत्र होता है। ठीक है, इतने सब याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास बन के आता है बी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 के लिए जो ये बैच है, ये 1099 में बैच है। ठीक है, 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं। 1099 रुपीज इसकी जो है वो कॉस्ट फीस रखी गई है, काफी कम रखी गई है। ये टीजीटी माध्यमिक क्लास 9 10th का बैच है। ठीक है, शिक्षक भर्ती 4 के लिए है, ये टीआरडी 4 के लिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 36 नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देखिए, नाभिकीय संयंत्र, इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें ध्यान दीजिए, पहले फ्यूल यानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली चीज जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये होती है U-235, है ना, यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। पहला तो ये पॉइंट याद रखना है, यूरेनियम 235। ठीक, उसके बाद मंदक, जिसको कहते हैं मॉडरेटर, मॉडरेटर, इसमें उपयोग होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तो ये पूछ रहा है ग्रेफाइट का ही, तो मंदक आ जाएगा ये। ठीक है, विमंदक, सी करेक्ट। मॉडरेटर के रूप में प्रयोग होता है ग्रेफाइट। मॉडरेटर का मतलब होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए किसका उपयोग हुआ, तो मॉडरेटर का हुआ। ठीक है, उसके बाद एक टेक्निकल टर्म और भी आता है, कूलेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको शीतलक कहते हैं। शीतलक, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है लिक्विफाइड सोडियम, लिक्विफाइड सोडियम, या इसको द्रवित सोडियम कहते हैं, द्रवित सोडियम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, द्रवित सोडियम, लिक्विफाइड कूलेंट, यानी उष्मा जहां से निकली वहां से हटा के उसको दूसरे जगह ले जाने के लिए जिसका इस्तेमाल हो, कूलेंट के नाम से जाना जाएगा। और सबसे अंत में एक होता है कंट्रोल रॉड, जिसको नियंत्रक छड़ कहते हैं, नियंत्रक छड़, जो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। तो नियंत्रक छड़, इसमें होता है कैडमियम या बोरॉन का इस्तेमाल होता है, कैडमियम या बोरॉन, 4 चीजें याद रखनी है। यहां पर करेक्ट आंसर 36 का क्या है, सी। 36 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी आया, मॉडरेटर। इसमें चारों हमने बोल दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चारों को आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद 37, माचिस की तीली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है। देखिए, माचिस की तीली जो आप देखते होंगे उसके सिरे पर कांच का पाउडर होता है, सफेद फास्फोरस नहीं होता। सफेद फास्फोरस का उपयोग माचिस में नहीं होता है। Which of the following is fixed on the end of a matchsticks? ठीक है, सफेद फास्फोरस नहीं, रेड फास्फोरस होता तो हम लगा सकते थे। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो 1 3 4 तो सही आंसर हुआ ए। ठीक है, बी सफेद फास्फोरस नहीं होता। ठीक, और जो माचिस का वो जो कागज होता है उस पर जो लगा होता है उसमें रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे
रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस का उपयोग होगा, लाल फास्फोरस का। सफेद का बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सफेद फास्फोरस रेड से ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। 37। अब आई 38 पे, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं, जिनमें कभी फूल नहीं होते, बीज नहीं होते, ऐसे पौधे को क्रिप्टोगेमस के नाम से जानते हैं। ऐसे पौधे क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिसमें जो सीड है, सीड इज नॉट कवर्ड, है ना, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, क्यों? क्योंकि ओवेरी का पूर्ण विकास नहीं होता है, ओवेरी का पूर्ण विकास नहीं होता है, ठीक है, इस कारण से जिम्नोस्पर्म। एक होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बिल्कुल उल्टा होता है जिम्नोस्पर्म का, इसमें ओवेरी का पूर्ण विकास होता है, पूर्ण विकास होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बीज के ऊपर आवरण होते हैं, बीज के ऊपर आवरण होते हैं, इसको आवृत्त बीजी भी कहा जाता है, आवृत्त बीजी, है ना, ये होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। तो इतने पॉइंट्स हैं इसमें। 38 का करेक्ट हुआ क्रिप्टोगेमस, जिसमें पुष्प या बीज होते नहीं है। उसके बाद आइए 39, क्रोमोसोम गुणसूत्र जो मानवों में किसी स्वस्थ मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करने के लिए होता है, ठीक है, ये फीमेल की बात कह रहा है, तो बहुत सिंपल सा है, एक्स क्रोमोसोम पिता से और एक्स क्रोमोसोम मां से। तो एक करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, करेक्ट इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। और आगे, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। देखिए, ये ब्लड से रिलेटेड 2-3 प्रकार की बीमारियां होती है, ठीक है। एक तो होती है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है तो उसका कहीं हाथ अगर कट जाए तो ब्लड बहते चला जाता है और एक टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया। दूसरा एक होता है थैलीसीमिया, थैलीसीमिया, ये जो बीमारी है इसमें आरबीसी का निर्माण ही नहीं होता है, ब्लड का निर्माण मोटा मोटी समझिए नहीं होता है, निर्माण नहीं हो पाता है, सही तरह से हो पाता है। हम लोग जानते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन करने वाली चीज क्या होती है ना, ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन, उसका जो निर्माण होता है हमारे शरीर में कौन करता है, बोन मैरो करता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, वहीं से होता है। लेकिन जब ये अस्थि मज्जे में कुछ समस्या खड़ी होती है और नॉर्मल ब्लड का निर्माण नहीं हो रहा हो किसी बच्चे, किसी व्यक्ति को, तो उसको हम थैलीसीमिया के नाम से जानते हैं। एक तो ब्लड का ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ल्यूकेमिया का मतलब ये होता है कि जब व्हाइट ब्लड सेल्स WBC का मान बहुत ज्यादा होने लगे, बहुत ही अधिक होने लगे, 10 से 12 हजार लगभग संख्या हो जाए, अगर उसकी बहुत ही अधिक होने लगे तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, या इसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट जो इसमें आंसर होगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में अचानक वृद्धि, इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें बी है, ठीक है। और ध्यान रखिए किस प्रकार के जो कैंसर होते हैं, केवल ब्लड नहीं, किसी प्रकार के कैंसर के लिए जो है वो इलाज जो है वो इस तरह से होता है, इसमें रेडियो आइसोटॉप से, रेडियो आइसोटॉप या रेडियो समस्थानिक के माध्यम से, रेडियो समस्थानिक के माध्यम से इलाज किया जाता है, ठीक है। रेडियो समस्थानिक का उदाहरण क्या होता है, जैसे कोबाल्ट 60, आयोडीन 125, ठीक है, सोडियम 24, ये सभी रेडियो समस्थानिक हैं जिनसे रेडिएशन निकलता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।